Hello everyone, I'm Almas Beg before you, and in today's class I'm going to teach you lesson 7 of 10th class textbook. आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th की लेसन 7 पढ़ाऊंगी, जो कि एक बहुत ही सुंदर सी शॉर्ट पोएम है और जिससे हम सबको इंस्पिरेशन लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। Here is the name of the poem Anger, A-N-G-E-R, Anger. Anger का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, जो कि एक बुरी चीज है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार पोएट एलिजा कुक यहाँ पर हमको क्रोध से बचने की प्रेरणा दे रही है कि हमें क्रोध से क्या क्या हानियां हो सकती हैं और उनसे हमें क्यों बचना चाहिए। आगे देखते हैं। Here you can see before you a picture of an angry man. आपके सामने स्क्रीन पर एक क्रोधित व्यक्ति का पिक्चर है, उसकी तस्वीर है। You can see कि एंगर में एक इंसान, एक व्यक्ति के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कितने चेंज हो जाते हैं, कितने बदल जाते हैं। एक सुंदर सा दिखने वाला व्यक्ति भी बहुत ही अगली दिखने लगता है, बदसूरत दिखने लगता है जब वो एंगर में होता है, क्रोध में होता है। Now I am going to recite this poem for you. अब मैं आपको ये पोएम पढ़ के बताऊंगी। Listen the recitation of the poem carefully. कविता पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। इसको सुनने के बाद आपको, वीडियो ओवर होने के बाद आपको खुद स्वयं इस कविता को पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। Let's begin. Oh, anger is an ugly thing and spoils the fairest face. It cometh like a rainy cloud upon a sunny place. One angry moment often does what we repent for years. It works the wrong we never make right by sorrow or by tears. The hand of peace is frank and warm and soft as ring dove's wing, and he who quells an angry thought is greater than a king. Ever remember in thy youth that he who firmly tries to conquer and to rule himself is noble, brave and wise. This poem is composed by Eliza Cook. यह कविता एलिजा कुक द्वारा रची गई है। आपने कविता का रेसिटेशन, कविता पाठ ध्यानपूर्वक सुना। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको रिसाइट करने की प्रैक्टिस करेंगे। Now I am going to explain this poem to you. अब मैं आपको इस कविता को एक्सप्लेन करूंगी। You please hold your pen with you. आपका पेन पकड़ के आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, उनके उच्चारण और उनके मीनिंग को आपकी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, जिससे आपको कविता पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आसानी से याद हो जाएंगे। Let's begin. Oh, anger is an ugly thing. यहाँ पर आप देखेंगे ओह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो आपको पढ़ने में भी आश्चर्य लाना है। ओह, एंगर इज एन अगली थिंग। एंगर यानी क्रोध एक अगली थिंग है। अगली यानी भद्दी, बदसूरत, थिंग यानी चीज। क्रोध जो है एक बुरी चीज है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, और जो ये फेस है, जो कि फेयरेस्ट है, जो सबसे सुंदर है, उसको स्पॉइल कर देती है। स्पॉइल करना यानी नष्ट कर देना। तो एंगर एक बुरी चीज है, क्रोध एक बुरी चीज है, जो कि एक फेयरेस्ट फेस को, एक सुंदर दिखने वाले चेहरे को स्पॉइल कर देता है, नष्ट कर देता है। इट कम्थ लाइक अ रेनी क्लाउड, और ये कम्थ यानी आता है। क्रोध कैसे आता है आप देखेंगे यहाँ पर, ये क्लाउड है, बादल है, और इसमें से ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, पानी की बूंदें गिर रही हैं। इसका मतलब ये रेनी क्लाउड है। तो रेनी क्लाउड कैसे आता है? वो जो सनलाइट होती है आकाश में, सूर्य का जो प्रकाश है उसको हाइड कर देता है, उसको छुपा देता है। जब ये रेनी क्लाउड इस सनी एनवायरनमेंट को, इस सन को पूरी तरह कवर कर लेगा, इसको छुपा देगा, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो धरती पे नहीं आ पाएगा और चारों तरफ क्या छा जाएगा? अंधेरा छा जाएगा और बारिश होने लगेगी। तो यहाँ पर तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है कि कैसे आता है एंगर, क्रोध कैसे आता है। कम्थ मतलब आना, इट कम्थ लाइक ए रेनी क्लाउड, ये बारिश के बादल जैसे आता है, जो कि प्रकाश को धरती पे आने से रोक देता है, उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है। अपॉन अ सनी प्लेस, जो कि पहले कैसा था?
सूर्य के प्रकाश से भरा हुआ था और अब उसको इस रेनी क्लाउड ने, बारिश भरे पानी भरे बादल ने ढक दिया है। तो इस प्रकार से अगली जो एंगर है वो आता है और एक फेयरेस्ट फेस को, चेहरे की जो सुंदरता है उसको कैसे ढक देता है, उसको स्पॉइल कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। आगे वाले स्टेंजा में वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज, यहां बताया गया है कि वन एंग्री मोमेंट, एक क्षण, एक गुस्से का, क्रोध का एक क्षण, ऑफन डज अक्सर ऐसा करता है, व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, जिसे हम सालों, ईयर्स यानी वर्षों तक, जिसे हम वर्षों तक रिपेंट करते हैं, पछताते हैं। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट, और ये जो एंग्री मोमेंट है, जो एक बार गुस्सा हमें आ जाता है, उसके लिए इट वर्क्स द रॉन्ग, वो हमेशा गलत करता है, रॉन्ग यानी गलत, वी नेवर मेक राइट, जिसे हम कभी भी फिर सही नहीं कर सकते, बाय सोरो और बाय टीयर्स, चाहे हम बाद में कितना भी सॉरो यानी दुख कर लें, या हम कितने भी टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, यू कैन सी दीज आर द टीयर्स कमिंग आउट फ्रॉम द आईज, रोलिंग आउट ऑन द चीक्स, ये देखिए आंख से आंसू बह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टीयर्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एक एंग्री मोमेंट है, वन एंग्री मोमेंट जो कि हमारा एंगर का है, गुस्से वाला, क्रोध वाला एक क्षण जो है, उसको हम ईयर्स यानी वर्षों तक हम उसको रिपेंट करते हैं, उस पर पछताते हैं। इट वर्क्स द रॉन्ग, ये हमेशा गलत ही होता है, गलत काम करता है, एंड वी नेवर मेक राइट, जिसे हम कभी सुधार नहीं पाते, सही नहीं कर पाते, बाय सोरो और बाय टीयर्स, चाहे हम उस पर कितना भी दुख कर लें, कितना भी पछतावा कर लें, और बाय टीयर्स, या फिर हम कितने भी उसके लिए आंसू बहा लें, हम उस वन एंग्री मोमेंट के लिए हमेशा रिपेंट करते रहते हैं, ईयर्स तक, वर्षों तक, सालों तक। तो हमें एंगर नहीं करना चाहिए। नाउ द थर्ड स्टैंजा इज बिफोर यू। The hand of peace is frank and warm. Hand of peace is frank and warm, यानी जो पीस कहते हैं शांति को, तो शांति का जो कार्य है, यहाँ पर हैंड से तात्पर्य है कार्य, शांति में किए गए जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्रैंक होते हैं। फ्रैंक मतलब होता है निष्कपट होते हैं, एंड वार्म बहुत ही निष्कपट कार्य होते हैं, वो उनको शांति में करने वाले कार्यों को हमेशा याद किया जाता है। एंड सॉफ्ट एज रिंग डव्स विंग, और यहाँ पर तुलना की गई है पीस एंड पीसफुल एनवायरनमेंट में किए गए कार्यों की, किससे, रिंग डव्स विंग से। डव कहते हैं एक सफेद रंग का पक्षी, यहाँ आपके लिए मैंने उसको चूज करके रखा है, दिस इज डव, इसे हम अपनी लैंग्वेज में फाख्ता भी कहते हैं। ये सफेद रंग का पक्षी होता है, देखिए, और इसके नेक के ऊपर, इसकी गर्दन के ऊपर एक रिंग यानी एक छल्ले नुमा निशान होता है, एक लकीर डली होती है, इसीलिए इसका नाम रखा है रिंग डव। ये कौन सा पक्षी है, रिंग डव पक्षी है। और यहाँ पर उसके विंग्स दिखाए गए हैं, ये देखिए, ये आकाश में उड़ान भर रहा है और ये इसके विंग्स हैं, ये उसके पंख हैं। तो ये जो पक्षी है ये शांति का प्रतीक माना जाता है, इस पक्षी को शांति से इसकी तुलना की जाती है और ये शांति का प्रतीक है। तो यहाँ पर बताया गया है इस स्टेंजा में, द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म, शांति में किए गए कार्य जो होते हैं वो निष्कपट होते हैं, और एंड सॉफ्ट और कोमल होते हैं। सॉफ्ट यानी कोमल, किसकी तरह कोमल, यहाँ तुलना की गई है एज रिंग डव्स विंग, मानो जिस प्रकार रिंग डव यानी फाख्ता पक्षी के विंग यानी पंख। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, और वह, ही का मतलब है यहाँ किसी भी मनुष्य से, एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो अपने एंग्री थॉट को, अपने क्रोध वाले विचार को क्वेल कर लेता है, दबा लेता है, इज ग्रेटर देन अ किंग, वह एक किंग यानी राजा से। यहाँ आपके सामने देखिए, दिस इज किंग्स इमेज, राजा। आपको पता है कि राजा कितना महान होता है, सारी चीजों पर उसका अधिकार होता है, वो जैसा चाहे वैसा निर्णय ले सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि इफ अ पर्सन क्वेल्स एन एंग्री थॉट, यदि कोई अपने एंग्री थॉट को, क्रोधित विचार को दबा लेता है, उस पर नियंत्रण कर लेता है, तो वह ग्रेटर है, महान है एक राजा से। यानी राजा तो अपने आप में ही महान होता है, उससे भी महान वह व्यक्ति है जो अपने एंग्री थॉट को, क्रोध वाले विचार को क्वेल कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, दबा लेता है।
लास्ट टेंजा आपके सामने है, एवर रिमेंबर इन द यूथ दैट ही हु फर्मली ट्राइज टू कॉन्कर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। यहाँ एलिजा को कह रही है, एवर रिमेंबर इन द यूथ। यूथ का मतलब होता है युवा, युवावस्था। तो हमेशा, रिमेंबर मतलब याद रखना और एवर मतलब हमेशा। तो युवा अवस्था में हमें याद रखना चाहिए दैट ही हु फर्मली ट्राइज, कि यदि हम उस समय अपने ट्राइज यानी प्रयत्न करना, प्रयास करना, पूरी तरह से यदि हम प्रयास करें टू कॉन्कर एंड टू रूल हिमसेल्फ। किस बात का प्रयास करें? कॉन्कर मतलब होता है विजय प्राप्त करना, एंड टू रूल हिमसेल्फ, और अपने ऊपर रूल करना। रूल यानी शासन करना। किसके ऊपर शासन करना? ही हिमसेल्फ। यानी यहां पर उदाहरण देकर बताया जा रहा है कि यदि कोई मनुष्य अपने ऊपर रूल करने की, रूल करना यानी शासन करना, उस पर विजय प्राप्त कर ले, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य नोबल है, ब्रेव है और वाइज है। ब्रेव यानी बहादुर, वाइज यानी सभ्य, और नोबल, नोबल का मतलब यहाँ पर बताया गया है जिसमें कि कई क्वालिटीज होती हैं, कई गुण होते हैं, जैसे कि हैविंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज दैट पीपल एडमायर, जिन गुणों को देखकर लोग उसकी प्रशंसा करें। तो कौन बनता है ऐसा व्यक्ति? ही हु फर्मली ट्राइज, वह व्यक्ति जो पूरी लगन से इसका प्रयास करे कि वे अपने ऊपर स्वयं का शासन चलाए, ना कि उसको कोई और नियंत्रण करे। वह व्यक्ति नोबल होता है, ब्रेव होता है और वाइज होता है। ऐसा एलिजा कुक इस एंगर पोएम के थ्रू आप कक्षा 10 के बच्चों को बताना चाहती हैं, बिकॉज यू आर इन टीनेज, यू आर गोइंग थ्रू द एडोलसेंस एज। आप सभी कक्षा 10 के बच्चे युवा अवस्था से गुजर रहे हैं। सभी बच्चों को बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो यू हैव टू ट्राई फॉर दिस, आपको फर्मली ट्राई करना है, पूरा प्रयत्न करना है। किसको कॉन्कर करने का? एंगर को हराने का और अपने आप को जीतने का। आप अपने ऊपर स्वयं रूल करेंगे तो आप नोबल कहलाएंगे, ब्रेव कहलाएंगे और वाइज कहलाएंगे। आगे चलते हैं। इस कविता पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग को ध्यान से देखेंगे। जो वोकैबुलरी है, यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर ऑफ एन इमोजी। ये इमोजी है जो कि एंग्री फेस दिखा रही है। एंग्री फेस इस इमोजी के थ्रू देखिए आप, एंगर से हम रेड हो जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है और आंखें हमारी बाहर निकल आती हैं। मतलब इट स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, इट स्पॉइल्स द ब्यूटीफुल फेस, पीसफुल फेस। और जब हम हैप्पी होते हैं, एंगर नहीं करते और हमारे ऊपर हमारा खुद का रूल होता है, तो वी लुक लाइक दिस। हम स्माइली फेस रखते हैं, हमारे चेहरे का रंग जो है वो भी जैसा है वैसा ही रहता है। यहाँ पर आपके सामने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पोएम के। द फर्स्ट वर्ड इज एंगर। एंगर का मतलब है गुस्सा, क्रोध। अगली, अगली मतलब है अनप्लीजेंट टू लुक एट, बदसूरत। स्पॉइल, स्पॉइल मतलब टू चेंज समथिंग गुड इनटू समथिंग बैड, किसी अच्छी चीज को बुरी चीज में बदल देना। स्पॉइल, नष्ट कर देना। अनप्लीजेंट, टू मेक समथिंग यूजलेस, खराब करना। जैसे कि एंगर से हमारा फेस स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। फेयर, फेयर मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। कम्थ यानी आना। रिपेंट मतलब टू फील एंड शो दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड और रॉन्ग दैट यू हैव डन। पछताना यानी आपने यदि एंगर में कोई शब्द कह दिया तो फिर आप उसके लिए ईयर्स तक रिपेंट करते हैं, पछताते हैं। देन पीस, पीस का मतलब है शांति, द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड क्वाइट। डव, डव इज अ बर्ड ऑफ द पिजन फैमिली, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में फाख्ता भी कहते हैं। एक सफेद रंग का पक्षी जो कि कबूतर की प्रजाति से संबंधित है। क्वेल, क्वेल का मतलब होता है टू स्टॉप और रिड्यूस, स्टॉप करना, और अनप्लीजेंट फीलिंग को, किसी बुरे विचार को दबाना, उसे हम कहते हैं क्वेल। दाई, दाई मतलब योर, तुम्हारा। फर्मली, फर्मली मतलब इन अ स्ट्रॉन्ग और डेफिनेट वे, दृढ़ता से। कॉन्कर, कॉन्कर मतलब टू सक्सीड इन डीलिंग विथ और कंट्रोलिंग समथिंग, जीतना। नोबल, नोबल मतलब हैविंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज दैट पीपल एडमायर सच एज courage, honesty and care for others। श्रेष्ठ, उच्च गुणों व
योग्यताओं वाला। तो कौन होता है नोबल? हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ, जो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है और अपने ऊपर रूल करता है, किसी दूसरे की बातों में नहीं आता। तो ये थे शब्द अर्थ। नाउ वी विल गो थ्रू द टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। अब हम किताब में दी गई कुछ अभ्यास को पूरा करेंगे। इन योर टेक्स्ट बुक दिस क्वेश्चन इज गिवन, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ए कॉलम में और उनके सिनोनिम्स यानी समानार्थी बी कॉलम के नीचे दिए गए हैं। आपको उनके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्दों से उनका मिलान करना है। एंगर, एंगर यानी क्रोध, इसका समानार्थी है एनॉयंस, एनॉयंस मतलब भी शोर शराबा, हंगामा, गुस्सा, क्रोध। कॉन्कर, कॉन्कर मतलब जीतना। विन, विन यानी भी जीतना। दिस इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्कर। नोबल, नोबल का सिनोनिम है गुड, अच्छा। पीस, पीस का सिनोनिम है काम, शांति, सुकून। नाउ राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हम अपनी लास्ट कविता का जब अध्ययन कर रहे थे तब मैंने आपको राइमिंग वर्ड से इंट्रोड्यूस कराया था। कविता में जब लाइन एंड होती है तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन के अंत में तुक वाले शब्द आते हैं जिनसे राइम डेवलप होती है, जिनसे जो है सुर निकलता है। एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। यहाँ कविता के स्टैंजाज में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं हम उनको स्टडी करेंगे। फेस, प्लेस, ईयर्स, टीयर्स। यू कैन नोटिस व्हेन आई एम स्पीकिंग इट, दोनों की ध्वनियां एक हैं और जो एंडिंग साउंड है, जो अंतिम शब्द का जो की ध्वनि है वो एक समान है। फेस, प्लेस, ईयर्स, टीयर्स, विंग, किंग, ट्राइज, वाइज। तो एंडिंग साउंड जिन वर्ड्स में सेम होता है उन्हें हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम। कविता की एक स्टैंजा को बोर्ड परीक्षा में पेपर में पूछा जाता है और वहां पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है दिस इज एंगर पोएम। विच पोएम वी आर स्टडीइंग? एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन अगली थिंग? कौन सी चीज बुरी है जो इस एंगर पोएम में बताई गई है? तो एंगर इज एन अगली थिंग, क्रोध एक बुरी चीज है, हमें गुस्सा, क्रोध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट। पोएट का नाम लिखिए जिसने इस कविता को रचा है। द नेम ऑफ द पोएट इज एलिजा कुक, ELIZA, एलिजा कुक is the name of the poet. Who is noble, brave and wise? According to the poem, कविता के अनुसार who is noble, brave and wise? Noble, brave और wise कौन है? Your answer is a man who conquers and rules himself is noble, brave and wise. Children, this is the most important question. ये बहुत ही ज्यादा संभावित क्वेश्चन है फाइनल परीक्षा के लिए। Please note down carefully, write the difficult words and their meaning and start learning from now. अभी से इस प्रश्न को फाइनल परीक्षा के लिए याद करना शुरू कर दीजिए। तो कौन है नोबल, ब्रेव और वाइज? अ मैन हु कॉन्कर्स एंड रूल्स हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो जीत प्राप्त करता है और रूल करता है स्वयं पर, अपने आप पर, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर स्वयं का शासन चलाया वही व्यक्ति नोबल, ब्रेव और वाइज कहलाता है अकॉर्डिंग टू द एंगर पोएम, एंगर कविता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ग्रेटर देन अ किंग? ग्रेट, ग्रेटर, यहाँ पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लिखी गई है, महान। राजा से भी महान कौन है? हु इज ग्रेटर देन अ किंग? आपको बताया था कि किंग जो है वो अपने आप में बहुत महान होता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं, वो ऑर्डर्स दे सकता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन उससे भी ग्रेटर कौन है, उससे भी महान कौन है अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के अनुसार? योर आंसर इज वन हु ओवरकम्स हिज एंगर इज ग्रेटर देन अ किंग। वन से यहां तात्पर्य है ऐसा पुरुष, ऐसा मनुष्य, हु ओवरकम्स, जो कि ओवरकम यानी जीत लेता है, हिज एंगर, अपने क्रोध को, इज ग्रेटर देन अ किंग, यानी
उसे गुस्सा आया, क्रोध आया, लेकिन उसने उसको हरा दिया, उसको पीछे छोड़ दिया और गुस्से को कंट्रोल कर लिया। ऐसा व्यक्ति इज ग्रेटर देन अ किंग, राजा से भी महान कहलाता है कविता के अनुसार। तो बच्चों, यहाँ बार बार एंगर से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से आपको क्लास 10th के बच्चों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि हमें एंगर से दूर रहना चाहिए, हमें उसको ओवरकम करना है, हमें उसको हराना है, ताकि हम एक किंग से भी महान बन सकें, अपने लाइफ में अच्छी चीजों को अचीव कर सकें। यहाँ पर लॉन्ग आंसर से क्वेश्चन 2 आपके लिए लिया गया है, विच इज एक्सपेक्टेड, जो कि परीक्षा में संभावित है। वाई डू वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम? हम काफी समय तक क्यों पछताते रहते हैं? लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, और रिपेंट यानी पछतावा करना। आपका आंसर है वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द हार्म दैट इज डन बाय एंगर कैन नॉट बी करेक्टेड इन एनी वे। आपको आपने घर में देखा होगा, आपने स्कूल में देखा होगा, आपने अपनी फैमिली में देखा होगा कि हमारे आसपास जो भी एंग्री मोमेंट्स होते हैं, क्रोध वाले क्षण होते हैं, और उनमें जो भी डीड्स, जो भी काम हो जाते हैं, वो कभी फिर वापस से ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि वो एक छाप छोड़ जाते हैं। हम उसके लिए ईयर्स यानी सालों तक रिपेंट करते हैं, पछताते हैं, उन्हें हम वापस से वैसा नहीं बना सकते। तो उससे बचने का उपाय है कि वी शुड कंट्रोल अवर एंगर, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो यहाँ आंसर में बताया गया है कि वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रिपेंट करते हैं, पछताते हैं, बिकॉज द हार्म यानी नुकसान, जो घात होता है, दैट इज डन बाय एंगर, जो कि गुस्से में हमें हुआ है, कैन नॉट बी करेक्टेड इन एनी वे, किसी भी प्रकार से उसको वापस से सही सुधारा नहीं जा सकता। नो मैटर हाउ मेनी टीयर्स वी शेड, और इससे कोई मतलब नहीं कि हम उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए कितने भी आंसू क्यों ना शेड कर दें, क्यों ना बहा दें। टीयर्स मतलब आंसू और शेड यानी बहाना। तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को फेस करने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमें एंगर को ही कंट्रोल कर लेना है, तो हमें कभी भी रिपेंट नहीं करना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन 4। हाउ कैन एंगर बी कॉन्कर्ड? एंगर को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? Answer is anger can be conquered if one tries hard for it. It is very difficult, very hard. किस प्रकार हम एंगर को कॉन्कर कर सकते हैं, जीत सकते हैं? तो बताइए कैसे। आप सभी बच्चे अभी युवा अवस्था में हैं, पल पल मोमेंट, एक एक मोमेंट पे आपको एंगर आता है, क्रोध आता है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड वेरी हार्ड, आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करने की जरूरत है कि आप उन एक एक मोमेंट के एंगर को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पर लिखा है वन ट्राइज हार्ड फॉर इट, कोई भी व्यक्ति इसके लिए बहुत हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करता है, प्रयास करता है। बाय मेंटेनिंग पीस यानी शांति बनाए रखकर, वन कैन कीप हिज टेम्पर इन कंट्रोल, कोई भी व्यक्ति अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो पीस जो है वो एंगर का ऑपोजिट है, एंगर यानी क्रोध और पीस यानी शांति। तो व्हेन यू विल मेंटेन पीस, जब आप शांति को मेंटेन करेंगे, शांति को बैलेंस करके चलेंगे, सुकून कायम करके चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एंगर को कॉन्कर कर लेंगे, गुस्से को हरा देंगे, उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। यानी इस एंगर पोएम से आप बच्चों ने क्या सीखा? आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू। एंगर इज अ बैड थिंग, इट स्नैचेस अवे द चार्म ऑफ a face as clouds obstruct the sun lighting apart from the earth. The acts done in state of anger are always repented. The harm caused can never be undone. The poet says that young man who keeps his temper is noble, brave and wise. यहाँ बताया गया है कि एंगर इज अ बैड थिंग, क्रोध एक बुरी चीज है। इट स्नैचेस अवे द चार्म्स ऑफ द फेस, ये फेस के चार्म को, उसकी चमक को स्नैच करना यानी छीन लेता है।
एज क्लाउड्स, और उदाहरण दिया है जैसे कि क्लाउड्स यानी बादल, ऑब्स्ट्रैक्ट द सनलाइट जो कि सनलाइटिंग, जो सूर्य का प्रकाश धरती पर आ रहा है अर्थ पर, उसको ऑब्स्ट्रैक्ट यानी उसको रोक देते हैं। कौन? क्लाउड्स, उसके बीच में बाधा बना देते हैं। द एक्ट्स डन इन स्टेट ऑफ एंगर, और क्रोध में किए गए एक्ट्स यानी काम, आर ऑलवेज रिपेंटेड, उन पे हमेशा हमको पछताना ही पड़ता है। द हार्म कॉस्ट कैन नेवर बी अनडन, और जो हार्म, जो नुकसान हमें एंगर में, क्रोध में काम करने पर उठाना पड़ता है, वो कैसा होता है? नेवर बी अनडन, उसे कभी भी, उससे हमें छुटकारा नहीं मिलता। द पोएट सेज दैट यंग मैन हु कीप्स हिज टेम्पर, कवि कहता है कि जो व्यक्ति, जो यंग मैन, जो युवा व्यक्ति जैसे कि आप, अपने जो कीप्स हिज टेम्पर, जो अपने टेम्पर को, अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेता है, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज, वही व्यक्ति नोबल होता है, ब्रेव होता है और वाइज होता है। तो सेंट्रल आइडिया के यहाँ कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि सबसे बुरी चीज यदि आपके जीवन को नष्ट करने में होती है तो होती है एंगर, क्रोध। हम सबको अपने क्रोध को, एंगर को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर उदाहरण देकर बताया है कि जिस प्रकार क्लाउड्स ऑब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं सनलाइटिंग को, जो कि पृथ्वी तक पहुंचती है, उसमें बाधा डाल देते हैं, उसी प्रकार एंगर भी हमारी सक्सेस, हमारी सफलता में बाधा डाल देता है। हम उसके लिए ईयर्स तक रिपेंट करते हैं, पछताते हैं, और जो एंगर में जो काम किए जाते हैं उन पर, उनको कभी वापस से सही यानी करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो हम सबको अपने एंगर को, अपने क्रोध को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, आज की क्लास में आपने लेसन 7 पोएम एंगर को अच्छी तरह रिसाइट किया। रिसाइट करने के बाद आपने उसको समझा, समझ के उसके वोकैबुलरी, उसके शब्द अर्थ समझे, उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस को किया, और फाइनली आपने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी किया, और उसके बाद सेंट्रल आइडिया को आपने समझा। आपको इन सभी एक्सरसाइजेस को आपकी नोटबुक में लिखकर आपको डीजीलैब ग्रुप्स में व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स तक भेजना है और उनसे चेक करवाना है। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर स्कूल एक्सपर्ट्स, आप अपने स्कूल के विषय विशेषज्ञों से संपर्क करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।